अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत? कॉनकेव मिरर। आज पढ़ना अवतल दर्पण के बारे में है ना। आखिर ये अवतल दर्पण होता क्या? सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में परिचय पहचान की है कि जैसे कि अवतल दर्पण का अगर बोला जाए कि परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो जवाब क्या आना चाहिए? धसा हुआ। कैसा होता है? धसा हुआ। यानी धसा हुआ। अवतल दर्पण का अगर परावर्तक सतह के बारे में बोला जाए तो कैसा होता है? धसा हुआ। कोई दिक्कत? पहला पहचान है जैसे कि अवतल गोलीय या जो अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण का एक भाग है, मतलब गोलीय दर्पण के कितना भाग? दो भाग। कितना भाग? दो भाग। एक जो है अवतल दर्पण, एक जो है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है? धसा हुआ। मतलब कि ऐसे करके है ना। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। जैसे ही परावर्तक सतह कहने का मतलब कि जिधर वस्तु को रखा जाता है उधर वाला जो वाणी की भाग है वह कैसा होना चाहिए? धसा हुआ। इधर ये जो ये सब जो लकीर निकला हुआ ये सब कलई है, कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलई। कलई किया का मतलब क्या होता है कि मतलब कि चांदी या तो पारस से, चांदी या तो पारस से रजतीत किया गया, मतलब कि पोता गया। क्या किया गया? पोता गया है ना। तो परावर्तक सतह अवतल दर्पण का क्या होता है? धसा धसा हुआ। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या? अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। या तो कभी कभी हजामती दर्पण भी बोला जाता है। अवतल दर्पण को किस किस नाम से जाना जाता? तो सबसे पहले अवतल दर्पण को तो अवतल दर्पण, अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर। दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, और कभी कभी कहीं कहीं पे लिखा रहता है हजामती दर्पण। हजामती दर्पण इसलिए कहा जाता है, काहे कि मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने के काम में मतलब जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? मतलब दाढ़ी बाल बनाने में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण होता है? इसलिए इसको हजामती दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? पानी के अभिसारी दर्पण कहने का मतलब कि जब कभी भी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने मतलब कि कोई वस्तु अगर अनंत पर है या तो अनंत से कोई किरण आ रही है, अनंत से कोई किरण आ रही है। जैसे यहाँ पर तो ध्रुव है और ये एफ है और ये सी। क्या है? सी। अगर अनंत से कोई किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस पर जाकर मिलती है। कहाँ पर जाके मिलती है? फोकस पर। है ना। तो इसका एक खास गुण है कि अगर कोई भी मतलब कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से परावर्तन होती है, अवतल दर्पण से परावर्तन होती है, तो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती है। एक ही बिंदु पर मिल जाती है। एक ही बिंदु पर मिलना मतलब कि जैसे किरण पुंज में बताए थे कि अभी रहेगा तो मिलेगा, अभी रहेगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं तो कैसे जवाब देना है कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है अवतल दर्पण मतलब कि जब समांतर अनंत से आ रही किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद परावर्तन के बाद वह एक बिंदु अर्थात फोकस पर मिल जाती है, फोकस पर मिल जाती है। इस कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कई नाम। अवतल दर्पण के कितना नाम है? 3 नाम। सबसे पहले तो अवतल दर्पण, दूसरा अभिसारी दर्पण, तीसरा हजामती दर्पण। अभिसारी दर्पण मतलब कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला की है कि यहाँ पर और भी मतलब बहुत सारा पॉइंट है कि जैसे कि मान लीजिए इसका उपयोग के बारे में अगर चर्चा करें, उपयोग के बारे में चर्चा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मतलब कि गाड़ियों के हेड लाइट में, गाड़ियों के हेड लाइट में, हेड लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में मतलब कि जो गाड़ी होता है उसका जो सामने वाला लाइट होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? जैसे ये काम कैसे करता है, मान लीजिए गाड़ी का हेडलाइट कुछ इस प्रकार रहता है,
सबको लगता हो कि यही मतलब कि अवतल दर्पण है, लेकिन ये अवतल दर्पण होता नहीं, क्योंकि ये पारदर्शी होता है रे। हाँ। कैसा होता है? पारदर्शी। तो पारदर्शी होता है तो पारदर्शी कभी दर्पण होगा? नहीं। दर्पण कैसा होता है? अपारदर्शी। दर्पण कैसा वस्तु है? अपारदर्शी। दर्पण कैसा वस्तु? अपारदर्शी। तो ये वाला जो आगे वाला पार्ट रहता है वो पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? पारदर्शी। जैसे गाड़ी की हेडलाइट में इस तरह से मतलब कि रहता है और बाकी कवर उवर लगा रहता है, तो सामने वाला भाग तो क्या है? पारदर्शी, तो ये तो दर्पण नहीं। लेकिन ये जो पीछे वाला भाग जो है यही अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है। अभी कैसे कार्य करता है? तो एक इसके बीच में मतलब कि एक लाइट लगा रहता है, और यह जो लाइट रहता है यह फोकस पर लगा होता है। कहाँ पर होता है? फोकस पर। अब हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी मतलब कि मान लीजिए फोकस से किरण निकल रही, अवतल दर्पण पर पड़ेगा, अवतल दर्पण पर पड़ेगा, है ना। और पढ़ने के बाद यह प्रधानस्थ के कहाँ? समांतर। प्रधानस्थ के समांतर। प्रधानस्थ के समांतर। तो गाड़ी वाला जो लाइट होता है वो सीधे मारता है, सीधे नहीं मारोगा। मतलब कि जैसे कि है कि मान लिया जाए सीधे मारने का कारण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब कभी भी फोकस की दिशा में अगर किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधानक से कहाँ निकल जाती है? समांतर। और सीधा सीधा आने की लाइट मारने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा दर्पण के भांति कार्य कर रहा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। है ना। उसके बाद जैसे कि ई वाला जो लाइट है कहाँ पर मतलब कि व्यवस्थित किया रहता है? फोकस पर। अगर फोकस पर से इधर उधर मतलब गड़बड़ा है तो फोकस मारना बंद, फोकस मारना मतलब सीधे मार ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे कैसे प्रयोग हो रहा था गाड़ियों के हेडलाइन में पता लग गया ना। दूसरा की मतलब कि आँख, उसके बाद कान, उसके बाद नाक। ये सब जो डॉक्टर जो प्रयोग करता है वो दर्पण कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जैसे कि आँख कान नाक वाला डॉक्टर यहाँ पर मतलब कोई लाइट लगाया रहता है, तो उस लाइट में जो प्रयोग होता है कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। दूसरा की है कि यहाँ पर अगला जो पॉइंट है मतलब कि सोलर कुकर में, कौन सा कुकर में? सोलर कुकर में। अगला पॉइंट की कि अगला प्रयोग मतलब कि हजामती बनाने में, हजामती बनाने में। अगला की है अगला मतलब कि डिश एंटीना जो होता है वह किस मतलब किस दर्पण के भांति कार्य करता है? कौन सा दर्पण? डिश एंटीना जैसे कि हम लोग के घर में लगा होता है इस तरह से, है ना। इधर गड़ा रहता है वहां पर, उसके बाद फिर इधर आके वो टॉर्च रहता है। किस आता है? ये अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे मान लिया जब बहुत दूर से कोई सिग्नल आ रहा है तो आने के अनंत से आ रहा है, तो अनंत से कोई भी किरण आती है तो आने की समांतर आती है, तो इस तरह से पड़ता होगा, है ना, पड़ता होगा इस तरह से। और जब पड़ता होगा तो यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ पर? फोकस पर। मतलब ये जो टॉर्च लगा है वो कहाँ पर लगा है? फोकस पर। और ये टॉर्च पर जाके पड़ेगा तो सिग्नल दिखाएगा ना, तो क्या लिख देगा? नो सिग्नल। कौन सिग्नल? नो सिग्नल। मतलब नो सिग्नल मतलब नो वाला है, मतलब कोई सिग्नल नहीं, कोई सिग्नल नहीं है। तो डिश एंटीना भी जो है किस दर्पण के भांति कार्य करता है? और कैसे कार्य कर रहा है पता लग रहा है ना? कैसे कार्य कर रहा है पता लग रहा है या नहीं? हम क्या बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण जो है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण को किस किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण और हजामती दर्पण। इसका उपयोग जो है सबसे पहले गाड़ियों के हेड लाइट में, आँख कान नाक वाला डॉक्टर, सोलर कुकर, हजामती बनाने में, डिश एंटीना। और कोई दिक्कत? अब यहाँ से जैसे कि अवतल दर्पण में मतलब कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। अगर प्रतिबिंब की बात किया जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात किया जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें कैसा कैसा रह सकता है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी कैसी होती है? मतलब कि वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा मतलब आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। मतलब कि पूछा जाए कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं
सीधा। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। वह कौन सा प्रतिबिंब जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताओ। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतले दर्पण में न हो। मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। समतल में तो केवल आभासी, उत्तल में भी केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है नहीं। तो जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति में एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वह एक ही दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ने हो। अवतल दर्पण कहने का मतलब कि वास्तविक एवं उल्टा दोनों। लेकिन अगर खाली बोल देता कि आभासी एवं सीधा या तो प्रतिबिंब के वस्तु के बराबर, तो वहां पर से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि है, अब आकार की बात कर ले। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु को रखते कोई भी पोजीशन पर, तो वस्तु यानी कि प्रतिबिंब का आकार कैसा कैसा हो सकता है? तो सबसे पहले बहुत छोटा, बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, छोटा है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं छोटा, छोटा कोजी छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। मतलब कि अगर हम अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो तीन प्रकार से यानी कि प्रतिबिंब का आकार प्राप्त हो सकता है। पहला कैसा? छोटा, बराबर, फिर बड़ा। मतलब तीनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तीनों प्रकार के मतलब कि छोटा, छोटा न हो, उसके बाद बराबर, बराबर, उसके बाद बड़ा। कोई दिक्कत? मतलब कि अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को अगर कोई भी पोजीशन पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है सबसे पहले छोटा प्राप्त हो सकता है, या तो बराबर प्राप्त हो सकता है, या तो बड़ा, या तो बड़ा। कोई दिक्कत? यहाँ से दो क्वेश्चन, मतलब कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, वास्तविक भी और आभासी भी, वास्तविक और आभासी भी। और वैसा कोई दर्पण है कि जिसमें मतलब दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो खाली कोची होगा? आभासी। कोची होगा? जैसे दो दर्पण और है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, समतल और उत्तल, ये दोनों यानी कि दर्पण में एक ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक भी और आभासी भी, और समतल उत्तल में खाली आभासी, खाली आभासी। कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है? कोई कंफ्यूजन बचा रहना नहीं चाहिए। यहाँ से एक और बात उठता है कि आभासी तो बनेगा, आभासी के साथ साथ हमेशा बराबर, आभासी के साथ हमेशा बराबर, आभासी के साथ हमेशा बराबर। कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? मतलब कि आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा लेकिन उसके साथ साथ हमेशा वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनेगा, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि जहां हम कहीं मतलब उसके सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो सबसे पहले कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, और हमेशा वस्तु के बराबर। वह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में होता क्या है पता है? उत्तल दर्पण में होगा आभासी तो बनेगा, आभासी बनेगा लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण, वास्तविक एवं आभासी। लेकिन उत्तल दर्पण में भी आभासी, खाली आभासी, और समतल दर्पण में भी खाली आभासी। समतल दर्पण में एक ही गुण की हमेशा बराबर, और उत्तल दर्पण में एक ही गुण की हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? अखर नहीं लग रहा है रे? अब आगे जैसे कि यहाँ पर पता लग गया, यहाँ पर जो है मतलब कि क्या होता है कि एक, अब जैसे बोला जाए कि अवतल दर्पण के सामने कितनी स्थिति पर हम वस्तु को रख सकते हैं? अवतल दर्पण के सामने समानता हम कितने स्थिति पर वस्तु को रख सकते हैं? तो जवाब आनी चाहिए कितना स्थिति पर? 6 स्थिति पर। कितना स्थिति पर? 6 स्थिति पर। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ऐसे रटना ना है। जैसे कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बीच में से ही प्रधानक चल गया, यहाँ पर P है, उसके बाद F है, उसके बाद C। सबसे पहले हम लोग कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। सबसे पहले कहाँ पर? अनंत पर। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर अनंत वक्ता केंद्र के बीच। तीसरा नंबर वक्ता केंद्र पर। चौथा नंबर वक्ता केंद्र फोकस के बीच। पांचवा नंबर फोकस पर। छठा नंबर फोकस और ध्रुव के बीच। सातवां नंबर भी होता है कि ध्रुव पर भी रखा जाता है, लेकिन हम सबके सिलेबस में पढ़ना नहीं है ना।
मतलब कि समानता हम 6 स्थिति पर वस्तु को रख सकते हैं। पूछा जाए कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को कितनी स्थिति पर रख सकते हैं, तो 6 स्थिति पर। कितना स्थिति पर? 6 स्थिति पर। खुद ही कर, कितना स्थिति पर? 6 स्थिति पर। सबसे पहले कहाँ पर? दूसरा कहाँ अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। तीसरा वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर। चौथा वक्ता केंद्र फोकस के बीच। पांचवा कहाँ पर? फोकस पर। छठा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। मतलब कि अब पूछा जाए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, कि यानी एक ही कंडीशन पर आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण में, तो फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब है यानी कि कैसा बने, आभासी बने। कैसा बने? आभासी के साथ साथ प्रतिबिंब का जो आकार होता है आवर्धित होता है। क्या होता है? आवर्धित होता है। क्या होता है? आवर्धित, है ना। बोला जा रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। साथ साथ में प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा? आवर्धित। को दिक्कत। अब यहाँ से आवर्धन के बारे में बात कर ले। आवर्धन, आवर्धन मतलब क्या होता है रे? आवर्धन, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। एम से। ये आखिर आवर्धन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आवर्धन कहने का मतलब कि अगर मतलब कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। वस्तु की ऊंचाई मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दर्पण का या है ना, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। एम से न हो। आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। आवर्धन मात्रक क्या होता है? विहीन। मात्रक विहीन कहने का मतलब कि इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है। ये बार बार पूछता है, यानी कि आवर्धन का जो है मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मतलब मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है। अब यहाँ से इसका और भी फॉर्मूला बन सकता है कि एम बराबर सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, या तो फिर एम बराबर ई भी हो सकता है माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा यू। कोई दिक्कत। एक और फॉर्मूला बना है यानी कि एम बराबर और भी लिख सकते हैं। क्या? एम बराबर 1 माइनस बी बटा एम। एम बराबर 1 माइनस बी बटा एम। मतलब हम किसी का भी आवर्धन निकाल सकते हैं, किसी का भी आवर्धन निकाल सकते हैं। आवर्धन क्या है? तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? एम से। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? विहीन। मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का 3 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अब बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो एम बराबर माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा यू, या तो एम बराबर 1 माइनस बी बटा एम। यहाँ पर जो है हाइट ऑफ इमेज मतलब कि इमेज की लंबाई, इमेज की इमेज की यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज मतलब कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई या तो लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई, है ना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई या तो ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई या तो ऊंचाई, है ना। और आगे भी बराबर किए तो भी बराबर किए रे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यू किए रे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और उसके बाद एफ की है फोकस दूरी, कौन सा दूरी? फोकस दूरी, फोकस दूरी। कोई दिक्कत। अब यहाँ से अवतल दर्पण के लिए पर्सनली बात है कि अवतल दर्पण में आवर्धन क्या क्या हो सकता है ना। तो अवतल दर्पण में अगर बात किया जाए
तो अवतल दर्पण में आवर्धन क्या क्या हो सकता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धन आने की एक से छोटा, एक से छोटा, एक से बड़ा, छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा, या तो एक के बराबर, एक के बराबर, एक के बराबर, अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण में समानता मतलब कि आवर्धन हो सकता है या तो एक से छोटा होगा, या तो एक से बड़ा होगा, या तो एक के बराबर। जैसे ही निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो एक से छोटा यानी कि आवर्धन आएगा, है ना। अब बराबर बनेगा तो बड़ा एक आएगा, और बड़ा बनेगा तो एक से बड़ा, बराबर आएगा तो एक आएगा, यानी कि अगर प्रतिबिंब बराबर बन गया तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? +1, यानी कि +1 है, एक के बराबर। किसके बराबर? एक के बराबर। और छोटा आएगा तो एक से छोटा, और बड़ा आएगा तो एक से बड़ा। लेकिन यहाँ पर आवर्धन दो तरह से प्राप्त होगा, एगो माइनस में, एगो प्लस में। काहे कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बन रहा है, एगो वास्तविक, एगो आभासी। तो कब धनात्मक कब ऋणात्मक ही पता करना है ना, कब धनात्मक कब ऋणात्मक। देखो इधर, जैसे मान लिया जाए कभी भी अगर आवर्धन, अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो, अगर प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका आवर्धन ऋणात्मक, उसका आवर्धन क्या? ऋणात्मक, उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब आभासी, अगर उस प्रतिबिंब क्या है? आभासी, तो उसका आवर्धन धनात्मक, उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? धनात्मक। हम क्या बोल रहे हैं? अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन गया तो अवतल दर्पण का जो है आवर्धन ऋणात्मक आ जाएगा। अगर हम कहीं पर आवर्धन दिया रहे, अगर कहीं पर आवर्धन दिया रहे तो उससे, अगर दिया रहे उसके बाद उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह दिया रहे, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक, तो ऋणात्मक अगर रहेगा तो समझ जाएंगे कि उसका प्रतिबिंब जो बना है कैसा बना है? वास्तविक। अगर धनात्मक दिया है तो समझ आएंगे कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी। कोई दिक्कत? मतलब कि अवतल दर्पण में दो प्रकार से आने की आवर्धन होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक आवर्धन कैसा प्रतिबिंब को सूचित करता है? वास्तविक। और धनात्मक जो आने की आवर्धन होता है वो कैसा प्रतिबिंब को सूचित करता है? आभासी। अवतल दर्पण में आवर्धन एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा, या तो एक के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की है कि यहाँ पर से अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के बारे में बात किया जाए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब जो है सबके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले नॉर्मली अवतल दर्पण, अरे यार चलो लिखो ऐसी डायरेक्ट, मतलब कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, यहाँ पर से इसे बना देते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है ना। अब यहाँ पर से कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा, इसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उसको अलग से देखेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर की है पी है, की है पी, इधर कलाई किया रहता है, कलाई कर देते हैं मोटा मोटी, है ना, पी है, ठीक है। इधर की है एफ, इधर की है सी। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी, दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। अब ध्रुव से मान लिया, ध्रुव जो है मूल बिंदु है, ध्रुव जो है क्या है? मूल बिंदु। जैसे क्वाड्रेट में हम लोग इस तरह से पढ़ते थे, है ना, इस तरह से। यहाँ पर ही मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर अगर बढ़ते थे तो ये जो दूरी था वो क्या था? धनात्मक। हम मूल बिंदु से अगर ऊपर बढ़ते थे तो भी क्या? धनात्मक। हम मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर तो दूरी क्या लिया जाता था? ऋणात्मक। ऐसे ही मूल बिंदु से अगर हम नीचे जाते थे तो भी दूरी क्या होता था? ऋणात्मक। ध्यान से, मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर सभी दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर, धनात्मक। मतलब कि एक्स अक्ष के ऊपर, है ना, और उसके बाद एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ऋणात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऐसी हम लोग इसको यानी कि ध्रुव को क्या मानेंगे? मूल बिंदु। ध्रुव को कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। अब यहाँ से बता, इधर वाला जो दूरी है,
धनात्मक। इधर वाला जो दूरी क्या है धनात्मक। और इधर वाला दूरी क्या है ऋणात्मक। इधर वाला दूरी ऋणात्मक। है ना। प्रधान अक्ष से नीचे तो ऋणात्मक। प्रधान अक्ष से नीचे तो ऋणात्मक। और प्रधान अक्ष से ऊपर तो धनात्मक। धनात्मक, है ना। प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है फोकस दूरी ना हो, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक काय की मूल बिंदु से यानी कि ध्रुव से बाईं ओर सब दूरी क्या है ऋणात्मक। नीचे की ओर भी ऋणात्मक और फिर बाईं ओर भी क्या ऋणात्मक, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ध्यान में रखना है, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं F से। किससे F से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या धनात्मक की ऋणात्मक क्या हो जाएगा ऋणात्मक। काय की ध्रुव से किस ओर है बाईं ओर। किस ओर अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। और भी पॉइंट ने है। अब कंडीशन वस्तु दूरी तो सबके लिए ऋणात्मक। वस्तु चाहे वो कोनो दर्पण हो या तो कोनो लेंस हो जाए, उस सब के लिए क्या है ऋणात्मक। यानी सरकारी आदमी, वस्तु सरकारी आदमी, वस्तु दूरी की है ऋणात्मक। वस्तु दूरी ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अब यहाँ से कंडीशन लगता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए अगर मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार से। अब एक बताओ कि अवतल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में एगो दर्पण के आगे एगो दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में कितना जगह पर मतलब कि प्रतिबिंब बनता है। ऐसे जगह तो ढेर सारा, लेकिन कितना तरह से बनता है तो दो तरह से। एक दर्पण के आगे, दर्पण के आगे और एक दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में दर्पण के आगे भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे भी। दर्पण के आगे भी दर्पण के पीछे भी। दर्पण के आगे मतलब कि इधर जिधर वस्तु है, तो दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा रहता है वास्तविक। दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक। दर्पण के पीछे बनने वाला आभासी। दर्पण के पीछे बनने वाला कैसा प्रतिबिंब आभासी। वो दिक्कत। दर्पण के आगे वास्तविक, दर्पण के पीछे आभासी। वो दिक्कत। अखरखन लग रहा है रे। अब इस दर्पण के आगे मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब अगर वास्तविक बनेगा तो इधर बनेगा दर्पण के आगे, तो इधर वाला सब दूरी को धनात्मक की ऋणात्मक कौन हो जाएगा मतलब प्रतिबिंब की भी दूरी की हो गया ऋणात्मक ने हो। अच्छा बताओ प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज। धनात्मक की ऋणात्मक धनात्मक कैसे होती ऋणात्मक नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की बनो की ऊपर की ओर तो नीचे वाला सब दूरी धनात्मक की ऋणात्मक यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी की ऋणात्मक। कब जब प्रतिबिंब कैसा बने वास्तविक। अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब ने हो। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बना है तो प्रतिबिंब की दूरी भी यानी कि ऋणात्मक और प्रतिबिंब की ऊंचाई h मतलब हाइट ऑफ इमेज ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है दर्पण के पीछे तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा अब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज मतलब कि ई भी धनात्मक। कोई दिक्कत। हम क्या बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंब होता है, वो दर्पण के आगे वो दर्पण के पीछे। दर्पण के आगे कैसा प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण के पीछे आभासी। वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी कोची ऋणात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई कोची। अगर आभासी प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब की दूरी कोची धनात्मक न प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से अब एक बात और
वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई क्या लिया जाता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में वस्तु की ऊंचाई क्या? तो धनात्मक, कोची धनात्मक। काय की वस्तु को सीधा रखते ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर सभी दूरी कोची धनात्मक, है ना। तो यहाँ तक अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, कौन परिपाटी? चिन्ह परिपाटी। सब चिन्ह परिपाटी याद हो गया, बढ़िया ध्यान से एक बार फिर से। अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कौची? ऋणात्मक। सोचना है कि जैसे ध्रुव से आने की बाईं ओर ऋणात्मक, प्रधानक से नीचे ऋणात्मक, प्रधानक से ऊपर, और फिर उसके बाद ध्रुव से आने की दाईं ओर, ध्रुव से धनात्मक। कोई दिक्कत? तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या वस्तु दूरी वस्तु की ऊंचाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे भी और पीछे। अगर प्रतिबिंब आगे बना तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक नहीं हो। अगर पीछे बनाए तो वास्तविक बनाए तो प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर दर्पण के पीछे आने की आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। कोई दिक्कत? अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण आने की प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। यहीं पर सेवा समाप्त।